टीनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल एडोकेसी, या फिर इसको ही प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल एडोकेसी करके भी पूछते। तो इसके अंदर दिया है 7 लैम्प्स ऑफ एडोकेसी बाय जस्टिस एबॉट पेरी। ऑनेस्टी, करेज, इंडस्ट्री, उसको ही हार्डवर्क बोला है। देन विट, ह्यूमर का इस्तेमाल वगैरह करना। इलोक्वेंस, स्पीच अच्छा होना। जजमेंट, मतलब केस के अंदर जो भी मैटर है आपके सामने उसके अंदर लॉजिक यूज़ करना। फेलोशिप, जो आपके कलीग्स है उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना। एंड 8 नंबर का एक टैक्ट आता, मतलब टैक्टिक यूज़ करना आपके आर्ग्यूमेंट्स के टाइम वगैरह वगैरह। जस्टिस राजकिशोर प्रसाद लिस्टेड honesty, integrity and character, patience and perseverance, legal learning, general education, memory, study of law reports, use of legal phraseology, manner in court, presentation of case, citation of authorities and independence and dignity। तो इन सब को पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा मन से इलेबोरेट कर देना। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन, तो ये 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड, देन ब्रिटिश पीरियड, उसके अंदर द इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट 1926, एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। सो एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड के अंदर किंग का कोर्ट था, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन एंड मुगल इरा। तो इन सब को आप थोड़ा इलेबोरेट कर देना। देन द ब्रिटिश पीरियड, फेज ए, द मेयर्स कोड बने 1726 के चार्टर के अंदर। देन फेज बी, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फेज सी, लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879, जिसके अंदर एडवोकेट्स, वकील्स, प्लीडर्स एंड मुख्तार से ग्रुप बटे। देन द इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926, उसके अंदर रिमूव डिस्टिंक्शन बिटवीन बैरिस्टर्स एंड वकील, मतलब बैरिस्टर एंड वकील के पहले जो उनको अलग अलग समझा जाता था अभी वो एक ही कर दिया उन्होंने इस एक्ट के अंदर। देन क्रिएट बार काउंसिल्स फॉर ईच हाई कोर्ट गिविंग लॉयर्स फ्रीडम हाउ देयर प्रोफेशन वाज रन, मतलब बार काउंसिल बना दिए हर हाई कोर्ट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बार काउंसिल का। देन रेगुलेट किया एनरोलमेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, अरेंजमेंट किए लीगल एजुकेशन एग्जामिनेशन के लिए, एंड रेगुलेट करा डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल इंडिया बार कमिटी बनी 1951 में। देन एडवोकेट्स एक्ट आया 1961 का, जिसके अंदर एक यूनिफाइड बार का कंसेप्ट, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो इन सब पे एक डिटेल क्वेश्चन है, अपने चैनल पे देख लेना। क्वालिफिकेशंस टू बी अ मेंबर ऑफ बार, तो सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 बोलता है कि सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन होना, उसके बाद आप 18+ होना, देन आपके पास LLB की डिग्री होना, 3 इयर्स की होना या 5 इयर्स की होना। देन आपने जो रजिस्ट्रेशन है बार काउंसिल का उसकी प्रिस्क्राइब फीस भरने को होना। देन अदर प्रोफेशन को आप नहीं बिलोंग करना, जैसे किधर और जगह जॉब नहीं कर सकते आप, ना बिजनेस कर सकते, प्योरली आपको फिर एडवोकेसी करनी पड़ेंगी। इसकी एनरोलमेंट अथॉरिटी 2 रहती है, एक तो स्टेट बार काउंसिल जो प्राइमरी रहती, उसका रोल एंड फंक्शंस लिखना मन से। देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो अपेक्स बॉडी रहती, उसका रोल एंड उसके फंक्शंस। और जो AIB कंडक्ट की जाती है अपने इंडिया के अंदर, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती, जिसको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी बोला जाता। तो जब अपन एनरोलमेंट करते फर्स्ट टाइम, तो अपना 2 साल के लिए प्रोविजनल एनरोलमेंट हो जाता, लेकिन अपने को उस 2 साल के अंदर अंदर AIB की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती, फिर अपना परमानेंट एनरोलमेंट हो जाता बार काउंसिल के अंदर। डिसक्वालिफिकेशन, पिछले वीडियो में अपन ने क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ बार देखा, अभी अपन डिसक्वालिफिकेशन देख रहे हैं। तो सेक्शन 24A ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 डिसक्वालिफिकेशन बताता। तो सबसे पहले कन्विक्शन फॉर सीरियस क्राइम्स, जिसके अंदर आते हैं ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। उसके बाद कन्विक्शन अंडर अनटचेबिलिटी एक्ट, जिसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 आता। देन डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस एंड ड्यूअल प्रोफेशन। तो ये जो कन्विक्शन के 2 है ऊपर के, इसके अंदर आप 2 साल, मतलब आपका जैसे ही सेंटेंस एंड हो जाएगा, मतलब अगर आपको 3 साल की सज़ा मिली, तो जैसे 3 साल ख़त्म होंगे उसके बाद 2 साल के बाद आप क्वालिफाई हो जाते, लेकिन 2 साल तक आप डिसक्वालीफाइड रहते, और जब तक आपकी सज़ा चल रही तब तो रहते ही। देन जो डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस है, इसके अंदर भी जब से डिसमिसल होता है उससे 2 साल तक आप बैरिड रहते, 2 साल बाद आप क्वालिफाइड हो जाते। देन ड्यूअल प्रोफेशन जो है उसके अंदर 1 जॉब रूल आता है, मतलब अगर आपको एडवोकेसी करनी है तो सिर्फ प्योरली एडवोकेसी ही करनी पड़ती, आप कोई दूसरा बिजनेस या दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं कर सकते उस टाइम पे। और ये बैरिड रहता, मतलब आप डिस्क्वालीफाइड रहते जब तक आप रेजिग्नेशन नहीं देते उस जॉब से। उसके कुछ एक्सेप्शन है, जो है प्रोबेशन पीरियड, अगर आप प्रोबेशन पीरियड पे हो तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। देन ये नोट्स है कुछ, जैसा कि क्वालिफिकेशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट, लोअर तो है 18+ होना आप। देन इंसॉल्वेंसी एंड मेंटल हेल्थ, तो ये कुछ चीज़ें हैं।
सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट, उसके अंदर ही डिस्प्यूट रिगार्डिंग सीनियोरिटी भी आता। सो सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961, उसके अंदर कुछ फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले कौन डेजिग्नेट करता, कौन सी ऑथोरिटीज़ रहती, देन क्रिटेरिया क्या रहता है सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट कहलाने के लिए, देन गाउन कैसा रहता सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट का, उसके बाद क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट पे। जो एक रिस्ट्रिक्शंस है कि सीनियर एडवोकेट अपने नाम से वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते, उनको कोई दूसरा उनका जूनियर या फिर कोई और अदर एडवोकेट लगता जॉइंट में वकालतनामा फाइल करने के लिए, लेकिन अदर एडवोकेट इंडिविजुअली भी अपने नाम से वकालतनामा फाइल कर सकते। तो ये एक रिस्ट्रिक्शंस है। बाकी अपने जो डिटेल वीडियो है चैनल पे, उसके अंदर सब ये पॉइंट्स अपन ने डिटेल में बताया है। देन कोर्ट अपीयरेंस में क्या है रूल्स वगैरह वो सब। देन आता हाउ इज सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड। एज पर इंदिरा जयसिंह लैंडमार्क केसेस ऑफ 2017 एंड 2023, एबॉलिशन ऑफ मार्किंग सिस्टम करा गया सबसे पहले तो इसके अंदर। देन मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड द प्रोसेस, इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, अपने चैनल पे जाके देख लो। Dispute regarding seniority. Seniority is a crucial because it determines right of pre-audience. Then how dispute settle? Section 21. If two lawyers arguing over who is senior, the law provides सबसे पहले डेट ऑफ एनरोलमेंट देखी जाएंगी कि कौन पहले एनरोल्ड हुआ, देन वो सीनियर। अगर डेट ऑफ एनरोलमेंट सेम है तो देन डेट ऑफ बर्थ देखी जाएंगी कि कौन बड़ा, फिर वो सीनियर। फिर अगर और भी कोई डिस्प्यूट कंटिन्यू रहता है तो फिर वो डायरेक्टली स्टेट बार काउंसिल को रेफर किया जाएगा। तो ये मैटर क्यों करता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग सीनियरिटी सॉल्व करना, क्योंकि इसके अंदर जो ये 3 मुद्दे हैं ये देखे जाते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ स्पीच, देन बार इलेक्शंस एंड सीट प्लेसमेंट। ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स कोर्ट। सो ये ड्यूटीज़ रहती है जिसके अंदर सबसे पहले आती है ड्यूटी टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, देन ड्यूटी टू एक्ट इन अ डिग्निफाइड मैनर, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द कोर्ट, ड्यूटी ऑफ नो प्राइवेट कम्युनिकेशन, ड्यूटी टू रिफ्यूज टू एक्ट इलीगली, ड्यूटी टू एक्ट विद इन इंडिपेंडेंस, ड्यूटी टू प्रॉपर ड्रेस कोड, उसके बाद ड्यूटी ऑफ कैंडोर एंड फेयरनेस, ड्यूटी टू नॉट टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट improperly, ड्यूटी टू असिस्ट द कोर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ड्यूटी टू अवॉइड pecuniary इंटरेस्ट एंड ड्यूटी इन प्रोसिक्यूशन। राइट टू प्री ऑडियंस, इट मीन्स द राइट टू बी हर्ड बिफोर अदर्स। मतलब ये सीनियर एडवोकेट्स के पास रहता प्री ऑडियंस का राइट कि उनको अदर एडवोकेट जो रहते हैं उनसे पहले सुना जाता, मतलब उनकी जो बाजू है वो पहले मानते। देन हियरार्ची ऑफ प्री ऑडियंस, तो एक किन कैसे कैसे रहता। सबसे पहले ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास है, देन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद आता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देन सेकंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उसके बाद सीनियर एडवोकेट्स एंड लास्ट में अदर एडवोकेट्स के पास आता है। तो की प्रिंसिपल क्या है, सीनियोरिटी इज किंग, उसके बाद सीनियर एडवोकेट्स वर्सेज जूनियर एडवोकेट्स, देन पर्पज ऑफ रूल ऑर्डरलीनेस मेंटेन रहना, डिफेंस टू एक्सपीरियंस, उसके बाद प्रोफेशनल डिसिप्लिन। एक्सेप्शन क्या है इसके, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है, भले ही आपके पास प्री ऑडियंस है लेकिन कोर्ट सबसे ऊपर। अगर कोर्ट दूसरे व्यक्ति को बोले कि भले ही आपके पास प्री ऑडियंस है बट मुझे उनको पहले सुनना है, तो फिर उस कंडीशन में आपका ये राइट काम में नहीं आता। देन अर्जेंट मैटर्स हो गए, नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है तो, एंड अगर खुद होके कोई सीनियर एडवोकेट वेव कर रहा है मेरा राइट टू प्री ऑडियंस, देन वो भी एक्सेप्शन के अंदर आता। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट एंड रेमेडी, the concept or definition is not defined into the act. The misconduct represent misbehavior. It is nothing but improper conduct which may involve moral turpitude, unlawful behavior, willfully commission of an forbidden act. मतलब जो मिसकंडक्ट है उसकी कोई डेफिनेशन तो एक्ट के अंदर नहीं दी गई, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर, बट मिसकंडक्ट ये रिप्रेजेंट करता कि एक मिसबिहेवियर एडवोकेट द्वारा जिसके अंदर इम्प्रॉपर कंडक्ट आता, जो इन्वॉल्व करता या तो मॉरल टर्पिट्यूड या फिर अनलॉफुल बिहेवियर या विलफुली कोई ऐसा कमीशन करना फॉरबिडन एक्ट का कि जो मना किया गया था वो एक्ट करना। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इट रेफर्स टू एनी एक्ट और ओमिशन डन इन कैपेसिटी ऑफ एडवोकेट दैट वायलेट्स द BCI रूल्स। मतलब मिसकंडक्ट देन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट म्हणजे ऐसा मिसकंडक्ट जिसके अंदर कोई एक्ट करना या फिर ओमिशन करना कोई एक्ट करने से एडवोकेट द्वारा जो वॉयलेट करता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स को, तो जिसके अंदर आते डी रिलीकेशन ऑफ ड्यूटी, प्रोफेशनल निग्लिजेंस, मिस एप्रोप्रिएशन, चेंजिंग साइड्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह। देन अदर मिसकंडक्ट, एक्ट कमिटेड बाय एडवोकेट आउटसाइड द कोर्ट और इन देयर पर्सनल कैपेसिटी,
फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, फ्रॉड इन पर्सनल बिजनेस। मतलब अदर मिसकंडक्ट के अंदर वो मिसकंडक्ट आते जो या एक तो कोर्ट के बाहर किए जाते और वो पर्सनल कैपेसिटी में रहते एडवोकेट के खुद के। जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, अगर वो खुद का कुछ बिजनेस डाला उसने, पर्सनल बिजनेस वगैरह, तो उसके अंदर अगर वो थेफ्ट करता है, फ्रॉड करता है, तो वो अदर मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा, ना कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। देन उसके रेमेडीज क्या है? सबसे पहले रेमेडीज एंड प्रोसीजर, उसको डिसिप्लिनरी एक्शन बोला है। स्टेज 1 सबसे पहले कंप्लेंट टू स्टेट बार काउंसिल, देन रेफरेंस करेंगे, हियरिंग होंगी एंड ऑर्डर्स पास होंगे। द कमिटी के पास क्या क्या पावर्स है? सबसे पहले तो डिसमिस कर सकती कंप्लेंट को अगर उसके अंदर कोई पावर नहीं है तो। देन रिप्रीमांड करेगी एडवोकेट को, डांटेगी उसको, सस्पेंड कर सकती उसकी प्रैक्टिस किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, रिमूव कर सकती एडवोकेट का नेम फ्रॉम द स्टेट रोल, वो उसको परमानेंट बैन भी बोला जाता है। स्टेज 2, इसकी अपील हो सकती बीसीआई के पास। देन स्टेज 3, बीसीआई के ऑर्डर की भी अपील हो सकती सुप्रीम कोर्ट के पास। स्टेट बार काउंसिल, these are primary regulatory authorities for advocates within the respective states or union territories. तो बार काउंसिल, सॉरी स्टेट बार काउंसिल ये प्राइमरी लेवल पे रेगुलेट करने वाली अथॉरिटीज़ रहती है एडवोकेट को उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में या फिर यूनियन टेरिटरीज के अंदर। तो फॉर एग्जांपल बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, ये स्टेट बार काउंसिल हो गई। एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इंडिया की बार काउंसिल हो गई। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबरशिप स्ट्रक्चर, सबसे पहले एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रहता, एंड इलेक्टेड मेंबर्स रहते जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस पे रहते। देन नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, अगर 5,000 तक एडवोकेट्स रजिस्टर्ड हो स्टेट बार काउंसिल के अंदर, एनरोल्ड हो, तो देन जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते वो 15 रहते। और 5,000 से 10,000 एडवोकेट्स हो तो 20 मेंबर्स रहते। मोर देन 10,000 एडवोकेट्स अगर एनरोल्ड हो किसी स्टेट बार काउंसिल के अंदर, देन 25 मेंबर्स रहते। इलेक्टेड मेंबर्स की बात चल रही। टेन्योर एंड ऑफिस बियरर्स, तो 5 साल के लिए रहते फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। मतलब इनके इलेक्शन कंडक्ट किए जाते, देन जैसे ही उसका रिजल्ट आता उस रिजल्ट की पब्लिकेशन की डेट से 5 साल तक ये ऑफिस होल्ड करते। देन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, वो इन मेंबर्स में से ही इलेक्ट किया जाता। फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल, सबसे पहले एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, देन मेंटेनिंग द स्टेट रोल, डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन, देन सेफ गार्डिंग राइट्स ऑफ एडवोकेट्स, उसके बाद वेलफेयर स्कीम चलाना एडवोकेट्स के लिए, लीगल एड प्रोवाइड करना, लॉ रिफॉर्म करना, यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शंस करना लॉ से रिलेटेड, मेंटेन अकाउंट ऑडिट एंड सेंड कॉपी टू बीसीआई, देन इलेक्शंस अरेंज करना। ये सब हो गए फंक्शंस। उसके बाद पावर्स आती, टू मेक रूल्स, कंडीशंस ऑफ एनरोलमेंट, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एंड फीस फॉर एनरोलमेंट, इनसे रिलेटेड रूल्स ये करना, बनाना। उसके बाद अपॉइंट करना कमिटीज़, जैसे डिसिप्लिनरी कमेटी हो गई, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एनरोलमेंट कमेटी एंड लीगल एड कमेटी। उसके बाद फंड मैनेज करना एंड पनिटिव एक्शन की पावर, जैसे उनके पास पावर है डिसिप्लिनरी कमेटी बैठा सकते हो, और 4 पावर है, एक तो रिप्रीमांड कर सकते, सस्पेंड कर सकते, या डिसमिस कर सकते कंप्लेंट को, या परमानेंटली बैन कर सकते किसी एडवोकेट को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अपेक्स बॉडी दैट सेट्स national standards of entire legal community in India. तो कॉन्स्टिट्यूशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विद परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इलेक्टेड मेंबर्स के अंदर 1 मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम अमॉन्ग ईच मेंबर्स। देन ऑफिस बियरर्स, काउंसिल इलेक्ट chairman and vice chairman from among its members for term of 2 years. Tenure, elected members hold office for period of 5 years or until they cease to be a member of state bar council, their state bar council. So functions of bar council of India, standard setting, उसके बाद legal education, then recognition of degrees, उसके बाद disciplinary oversight, safeguarding interest, legal aid, law reform, reciprocity. तो ये सब हो गए फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देन उसके बाद क्या क्या पावर्स है उनके पास? सबसे पहले पावर्स ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल, देन रूल मेकिंग पावर, जैसे वो कंडीशंस बना सकते हैं रिलेटेड टू राइट टू प्रैक्टिस, देन फॉर्म ऑफ ड्रेस ऑफ रूप्स ऑफ एडवोकेट्स, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन सेट कर सकते, और AIBE जो एग्ज़ाम रहती है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसकी रिक्वायरमेंट्स बना सकते। डिसिप्लिनरी एंड अपीलेट पावर्स, सबसे पहले वो अपीलेट ऑथोरिटी है, मतलब स्टेट बार काउंसिल की अपील बार काउंसिल ऑफ इंडिया में होती। देन उनके पास रिवीजन की पावर है और डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन भी है। टू अपॉइंट स्टैट्यूटरी कमिटीज़, वो डिसिप्लिनरी कमेटी अपॉइंट करा सकते। ऐसी कोई
कमिटी अपॉइंट करा सकते जो लीगल एजुकेशन के लिए काम करे। देन एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए एक कमिटी अपॉइंट कर सकते। पावर्स ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी, तो स्टेट बार काउंसिल की भी डिसिप्लिनरी कमेटी रहती है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी डिसिप्लिनरी कमेटी रहती, तो कन्फ्यूजन नहीं करना, लेकिन दोनों के पावर्स मेजरली सेम रहते। सबसे पहले ये जो रहती वो कॉसी जुडिशियल अथॉरिटी रहती। देन टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स, ये सबसे पहली पावर। उसके बाद टू समन एंड एग्जामिन विटनेसेस, टू डिसमिस कंप्लेंट, टू इम्पोज पनिशमेंट, टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, टू ट्रांसफर केसेस, to grant interim orders, power to decide on professional misconduct, then powers of review and appeal, to discovery and production of any document, issuance of commission for examination of witness। तो ये सब पावर रहती है डिसिप्लिनरी कमेटी का। या तो ऐसा भी बोल सकते सिविल कोर्ट की जैसी पावर्स रहती, मोस्टली उनसे रिलेटेड सेम पावर्स इनके पास भी रहती, बट इसके अंदर जो प्रोसीडिंग चलती वो एडवोकेट से रिलेटेड रहती, ये याद रखना। कोई भी व्यक्ति आके इधर केस नहीं चला सकता, उसके अंदर एक पार्टी एडवोकेट रहती ही, भले ही दूसरी पार्टी क्लाइंट रहे या कोई भी रहे। सो रेमेडीज क्या क्या है किसी एडवोकेट के पास? सो रेमेडी फॉर पनिशमेंट अंडर एडवोकेट्स एक्ट, एक तो वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है एज पर सेक्शन 44, या फिर वो अपील कर सकता है बीसीआई को, जो भी स्टेट बार काउंसिल का डिसीजन होगा उसके अगेंस्ट, एंड वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, जो भी डिसीजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का होगा उसके अगेंस्ट, या फिर रिवीजन की पिटीशन फाइल कर सकता है एज पर सेक्शन 48A, एंड स्टे ऑफ ऑर्डर की भी पिटीशन फाइल कर सकता है। ये 5 रेमेडीज एडवोकेट के पास है। बुक कीपिंग एंड प्रोफेशनल अकाउंटेंसी, जिसके अंदर आता है सबसे पहले तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, उसके बाद क्लियर कैटेगराइजेशन करना, देन इमीडिएट इंटीमेशन करना, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ फीस, राइट टू फीस एंड बैलेंस अमाउंट, ये अधिकार है एडवोकेट के पास। उसके बाद राइट टू कॉपी, प्रोहिबिशन ऑन लोन्स एंड नॉट टू लेंड, ये सब फीचर्स है इसके बुक कीपिंग एंड प्रोफेशनल अकाउंटेंसी के। तो ये एडवोकेट्स के लिए देख रहे हैं अपन सभी अभी। फॉलोइंग बुक्स मस्ट बी मेंटेन, जैसे कैश बुक मेंटेन रखना है एडवोकेट ने, क्लाइंट लेजर, रिसिप्ट बुक, वाउचर्स वगैरह। क्लाइंट लेजर शुड कंटेन ऑल ट्रांजैक्शंस, जो भी क्लाइंट के साथ अब तक व्यवहार हुआ एडवोकेट्स के वो सब उसके अंदर होना। देन फीस अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, रेंट सैलरी लाइब्रेरी अकाउंट होना अलग से, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, कन्वीनियंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट रिपोर्ट, ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, दिस ऑल रिकॉर्ड्स कम्स अंडर द प्रोफेशनल अकाउंटेंसी। उसके बाद पेनल्टी मिलती है अगर प्रॉपरली बुक्स मेंटेन नहीं करे तो उसके अंदर फाइन ही मतलब पनिशमेंट फाइन रहती। देन प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स, या तो ऑफिस के अंदर या मल्टीपल ऑफिस होंगे तो जिधर हेड ऑफिस है उधर ये बुक्स मेंटेन करनी पड़ती। देन बार काउंसिल के रूल्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग, सो ये सब है। बार बेंच रिलेशनशिप, इट्स अ प्रोफेशनल रिलेशन नॉट पर्सनल वन, मतलब सिंपल है, एडवोकेट्स एंड जजेस के बीच की रिलेशनशिप को ही बार बेंच रिलेशनशिप बोला जाता है। ये प्रोफेशनल रहती, पर्सनल नहीं रहती। तो ड्यूटीज़ क्या है बार के टुवर्ड्स बेंच, मतलब एडवोकेट्स की क्या ड्यूटीज़ है जजेस के प्रति या कोर्ट के प्रति? सबसे पहले रिस्पेक्ट द कोर्ट, मेंटेन द कोर्ट रूम डिसिप्लिन, असिस्ट द कोर्ट ऑनेस्टली, अवॉइड पर्सनल अटैक्स, नो प्राइवेट कम्युनिकेशन विद जजेस, डिस्ट्रेनिंग क्लाइंट्स, मतलब इलीगल एक्ट करने से रोकना क्लाइंट को, प्रॉपर ड्रेस कोड पहन के आना, ये सब ड्यूटीज़ हो गई एडवोकेट्स की। देन ड्यूटीज़ ऑफ बेंच टुवर्ड्स बार, जजेस की क्या ड्यूटीज़ है अभी एडवोकेट्स के प्रति? मेंटेन डिग्निटी एंड पेशेंस, अवॉइडेंस ऑफ अनवांटेड कमेंट्स, मतलब ऐसी कोई कमेंट ना करना जिससे वो एडवोकेट्स को खराब फील हो वगैरह। उसके बाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करना, बी इम्पार्शियल एंड फेयर एंड अलो प्रॉपर हियरिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ बेंच बार रिलेशनशिप, सबसे पहले तो इंश्योर्स फेयर ट्रायल एंड जस्टिस, प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर कोर्ट्स एंड लॉ, हेल्प्स इन इफिशिएंट कोर्ट प्रोसीडिंग, मेंटेन प्रोफेशनल डिसिप्लिन, प्रोटेक्ट्स पब्लिक ट्रस्ट इन लीगल सिस्टम। मिसकंडक्ट एंड ब्रेक डाउन इन रिलेशन, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय लॉयर्स उसके अंदर आता। देन आता रूड बिहेवियर्स बाय जजेस, देन अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स, मतलब तारीख देना गरज नसते, मतलब गरज नहीं होने के बाद भी, स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स बाय एडवोकेट्स। उसके बाद दिस मस्ट बी अवॉइडेड फॉर हेल्थ ऑफ लीगल सिस्टम। केस लॉ, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर जजमेंट आया, कोर्ट सेड दैट इंडिपेंडेंस ऑफ बार इज इसेंशियल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट,
या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके भी ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मीनिंग, इट रेफर्स टू एनी एक्ट, ओमिशन, स्पीच और पब्लिकेशन विच disobey court's order or interferes with administration of justice, lowers the authority or dignity of court. Objectives: to define and limit contempt powers, then to regulate procedure, उसके बाद to balance freedom of speech, authority of judiciary. तो ये objectives हो गए. Then constitutional basis. The power to punish for contempt is an inherent power of the superior courts in India. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 आर्टिकल है जो ये कोर्ट को पावर देते। सबसे पहले आर्टिकल 129 डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, गिव्स सुप्रीम कोर्ट पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। देन आता आर्टिकल 215 declares every high court as a court of record with power to punish for contempt of itself. Then आता article 142 clause 2 specifically empowers Supreme Court to investigate and punish any person for its contempt. Kinds of contempt of court: civil contempt, section 2 subsection B, willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other processes of court or willful breach of any undertaking given to court. इसके लिए रेमेडी रहती, मतलब सिविल कंटेम्प्ट अगर कोई करता है तो रेमेडी भी रहती उसकी. देन गोल इज टू फोर्स पार्टी टू कंप्लाई विथ कोर्ट्स ऑर्डर. डिसोबीडियंस मस्ट बी विलफुल, इंटेंशनल होना, एक्सीडेंटल नहीं होना. क्रिमिनल कंटेम्प्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, द पब्लिकेशन, रिटन, स्पोकन और विजिबल or the doing of any act which scandalizes or lowers the authority of any court, prejudices or interferes with due course of any judicial proceeding, obstruct the administration of justice in any other manner. नेचर, इसके अंदर पनिशमेंट दी जाती, इसका एम है टू पनिश बिहेवियर दैट शेक्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशियरी. इन डिफेंसेस क्या क्या अवेलेबल है और व्हाट इज नॉट कंटेम्प्ट. इनोसेंट publication, fair and accurate reporting, fair criticisms, complaint against subordinate officers, truth as a defense. सो ये सब चीज़ें कंटेम्प्ट नहीं है. देन पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, फाइन अप टू ₹2000 और बोथ. रेमेडी है कोर्ट में डिस्चार्ज द कंटेम्नर इफ अपोलॉजी इज मेड एंड एक्सेप्टेड. अपोलॉजी मस्ट बी अनकंडीशनल एंड बोनाफाइड. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट हैव द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू देम, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या कोई भी लोअर कोर्ट. क्रिटिसिज्म, रिस्क ऑफ मिसयूज एंड मे सरप्रेस फ्री स्पीच. उसके बाद नीड फॉर कॉशियस एंड स्पेयरिंग यूज. लिमिटेशन, कोर्ट कैनॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 year from date on which the contempt is alleged to have been committed. Constitutional validity of contempt and criticism. So constitutional validity, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 129, आर्टिकल 216 एंड आर्टिकल 142 सबसेक्शन 2, ये सब चीज़ें रिलेटेड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, जो अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर देखे ये इधर. देन उसके अंदर वैलिड रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2, उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं. उसके बाद प्रोटेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कंटेम्प्ट लॉ इंश्योर्स कंप्लायंस विद कोर्ट ऑर्डर्स, फेयर ट्रायल्स, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशियरी. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इट लिमिट्स एंड रैशनलाइजेस द कंटेम्प्ट पावर. उसके बाद क्रिटिसिजम्स जैसे वेगनेस एंड ओवर ब्रेथ. उसके बाद चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच. उसके बाद जज एज अक्यूजर एंड जज, डिसप्रोपोर्शनेट पावर, कॉलोनियल लीगेसी. वैलिड क्रिटिसिज्म, जैसे अगर फेयर कमेंट करता है कोई तो वो वैलिड माना जाएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिटिसिजम्स हो गए. सेक्शन 5 ऑफ 1971 एक्ट के अंदर जो दिए गए हैं वो क्रिटिसिजम्स वैलिड क्रिटिसिजम्स है. उसके बाद रीजनेबल क्रिटिसिज्म एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे तो वैलिड है वो. इनवैलिड क्रिटिसिज्म जैसे स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, इंटरफेरेंस करना किसी भी प्रोसीडिंग या ऑर्डर के अंदर, तो वो सब इनवैलिड क्रिटिसिजम्स है. रेमेडी फॉर कंटेम्प्ट पनिशमेंट. तो सबसे पहले आती है स्टैट्यूटरी रेमेडी, जिसके अंदर अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, तो वो अपील जाती सुप्रीम कोर्ट को 60 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ती. देन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सिंगल जज, तो वो जाती डिवीजन बेंच ऑफ सेम हाई कोर्ट को, मतलब जिधर 2 या 2 से ज़्यादा जजेस रहते, वो 30 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ती. देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसके अंदर SLP आता, स्पेशल पिटीशन, देन रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन. देन अपोलॉजी एज ए रेमेडी, मतलब सिंपली बोनाफाइड अपोलॉजी मांगना, मतलब गुड फेथ में माफ़ी मांगना ऐसा. देन मॉडिफिकेशन और रिकॉल ऑफ ऑर्डर की पिटीशन फाइल करना. उसके बाद हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन. लिमिटेशन, अगर कोई जज 1 साल के बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चालू करता है तो वो टाइम बैरिड हो जाता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन उधर अप्लाई होता है, मतलब ये भी एक रेमेडी का काम करता है. देन डिफेंसेस अगेंस्ट पनिशमेंट, ट्रूथ,
फेयर क्रिटिसिज्म, लैक ऑफ विलफुलनेस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन। सो नीड फॉर लीगल प्रोफेशन, सबसे पहले तो ब्रिजिंग द नॉलेज गैप, उसके बाद इंश्योर करना कि इक्वलिटी ऑफ आर्म्स मेंटेन रहे, देन नेविगेटिंग द एडवर्सरियल सिस्टम। इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रीट पिटिशन है जैसे आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत, अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ, सोशल इंजीनियरिंग जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस आ गए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एडवोकेट एक्ट 1961 है जो ये सब रेगुलेट करता लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। Legal profession is important because it is regulated. Unlike a business, primary goal is not profit but administration of justice. उसके अंदर ऑफिसर ऑफ कोर्ट्स है, देन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड लीगल एड।